हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट एंड रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एंड पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने आपको बताए थे रिफ्रैक्शन के कि रेयर से डेंसर में जाती है रे तो क्या होता है, डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के आप देख लीजिए। स्नेल्स लॉ भी हमने वहाँ पे डिस्कशन किया था। तो उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं, ऊपर आई बटन पे उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी करते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट। थ्रू रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो यहाँ पे देखिए एक नेम आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने बोला कि रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है? रेक्टेंगुलर का मतलब ही आपके पास होता है चौकोर, यानी एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर और चार कॉर्नर। चार कॉर्नर का मतलब क्या होता है? रेक्टेंगुलर, यानी चौकोर। इसी को रेक्टेंगुलर बोलते हैं इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं इसको कुछ नेम दे रहा हूँ, जैसे ए बी सी डी। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, यानी चौकोर ग्लास स्लैब है, और जिसको हमने नेम दे दिया ए बी सी डी। आप चाहें जो भी नाम इसको दे सकते हैं, पी क्यू आर एस दे सकते हैं, आप आर एस टी सी दे सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो वो नेम आप इसको दे सकते हैं। रटेंगे तो भूल जाएंगे, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझ लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, और भूलने में आपको दूंगा भी नहीं। चिंता मत करो, बस आप तो इस वीडियो को पूरा देख लो। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और लेटरल डिस्प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी, आज ही नहीं कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, और फिर से आ जाए तो मेरा वीडियो आके फिर से देख लेना। तो देखो यहाँ पे हमें ये तो पता ही है अभी तक कि जो रे आती है, यानी जो रे किसी एक पॉइंट पे आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक ये जो मीडियम है, यहाँ पे क्या है? एयर। जो ये मीडियम है ये तो आप सारे जानते हैं कि मैंने लिखा भी हुआ है, ये कौन सी स्लैब है? ग्लास स्लैब है। तो यहाँ पे ये मीडियम मेरे पास ग्लास है, और ठीक इसके जस्ट नीचे मेरे पास एक और मीडियम होगा, वो कौन सा होगा? अगेन एयर। यानी आप सिचुएशन को समझिए कि लाइट की रे पहले तो आएगी एयर से, और फिर ग्लास में जाएगी, और फिर ग्लास से निकलेगी और फिर से एयर में जाएगी। यही तो सिचुएशन है यहाँ, इसके अलावा तो कोई सिचुएशन है नहीं। तो क्या करेंगे? देखिए एक रे ले लेते हैं, तभी समझ में आएगी सारी कहानी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये लाइट की रे आ गई, और जो रे हमने ली है इस रे को मैं क्या बोल सकता हूँ? इंसिडेंट रे। ओके, तो इसको लिख देते हैं इंसिडेंट रे। तो ये हमारे पास इंसिडेंट रे हो गई। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे? तो यहाँ से अब ये रे जा किस डायरेक्शन में रही थी? कुछ इस डायरेक्शन में जा रही थी, और ये डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें जा रही थी। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी अभी बता दूंगा, क्योंकि इसकी हमें बहुत नीड होने वाली है लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो इस डायरेक्शन में ये जा रही थी, पर देखो एयर से ग्लास में आई, मतलब रेरर मीडियम से किस में आई? डेंसर मीडियम में आई। अब ये रेरर डेंसर क्या है? पिछले वीडियो को जाके देख लो, जिन बच्चों को नहीं पता है कि जहां पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं वो मीडियम रेरर होता है, जहां पार्टिकल्स पास पास होते हैं वो डेंसर होता है। तो ग्लास के अंदर पार्टिकल्स ज्यादा क्लोज हैं एज कंपेयर टू एयर, है ना। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, हमारा काम होना चाहिए एक नॉर्मल को ड्रा करना। तो वो नॉर्मल हम ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमने एक नॉर्मल को ड्रा कर लिया है, ये हमारी हो गई नॉर्मल। और इस नॉर्मल को हम नेम भी बाद में दे देंगे। पहले तो ये हो गई हमारे पास इंसिडेंट रे, एक होगी नॉर्मल। अब इस रे को कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो होता ही ये है कि लाइट की रे आएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, और उसके बाद अपनी एक्चुअल डायरेक्शन से डिस्प्लेस हो जाएगी। तो देखिए रे एयर से ग्लास में आई तो स्पीड डिक्रीज होगी, और स्पीड डिक्रीज होगी तो यहाँ पे बैंड होगी कौन सी साइड में? यहाँ पे टुवार्ड्स टू नॉर्मल। कहाँ पे? टुवार्ड्स टू नॉर्मल। तो यानी इस साइड में ये बैंड होगी। ठीक है, तो जा तो रही थी इधर, आ गई इधर, बेचारी क्या करे, क्योंकि स्पीड कम हो गई भाई, एयर से ग्लास में आ गई थी, स्पीड तो कम होनी थी, तो ये बैंड हो गई है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखो, ये इंसिडेंट रे थी तो ये क्या है? तो ये क्या है? तो बच्चा भी बता देगा ये क्या है। ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। तो जिस बच्चे को पता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्लेक्शन, कुछ भी जिसने पढ़ा है तो वो बता सकता है कि ये इंसिडेंट रे है तो ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है। दो चीजें समझ में आ गई, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, तो अब कुछ एंगल भी मुझे नजर आ रहे हैं, उस एंगल को भी मैं देख लेता हूं, क्योंकि सारा खेल तो एंगल का ही होने वाला है। तो देखो ये आपके पास एक एंगल है, इसको मैं बोलूंगा एंगल I1। क्या बोल रहा हूं? एंगल I1 बोल रहा हूं। चलो एंगल I1 भी नहीं बोलते, इसको I ही रख लेते हैं। क्या रखेंगे? I, क्योंकि आप खामखा कंफ्यूज हो जाओगे, पहले सर एंगल आई होता है फिर आर होता है, तो चलिए वही उसी वे में रखते हैं।
अब देखिए नॉर्मल के और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल एक बनता है वो एंगल ये है मेरे पास, और इसको मैं बोलूँगा एंगल आर, यही तो है। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इस सरफेस पे, देखिए समझिएगा बात को, ए बी सरफेस के ऊपर ये तो इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ऊपर का तो सिस्टम खत्म। अच्छा तो भैया एयर से ग्लास में आई वो तो हमें पता चल गया। अब जाएगी ग्लास से एयर में, इसके लिए भी कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन तो होगा ना, क्योंकि ग्लास से एयर में आएगी तो मीडियम तो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, मीडियम तो चेंज यहाँ भी हो रहा है, तो यहाँ पे भी मीडियम चेंज हो रहा है। तो देर किस बात की है, हम यहाँ पे भी एक नॉर्मल को ड्रा कर देते हैं। तो ये हमने एक नॉर्मल को यहाँ पे भी ड्रा कर दिया है, ये हमारे पास नॉर्मल हो गई। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि लाइट की रे ग्लास से एयर में आ रही है, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर में आ रही है, तो स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। और जब स्पीड बढ़ जाएगी तो हम बढ़ा देंगे इसकी स्पीड को, ये फार अवे टू नॉर्मल भागेगी, मतलब नॉर्मल से दूर की तरफ भागेगी। तो नॉर्मल से जब ये दूर की तरफ भागेगी तो कुछ इस तरह से जाएगी, अब कि ये नॉर्मल से दूर की तरफ भागेगी तो नॉर्मल से जब दूर की तरफ भागी तो यहाँ पे कुछ एंगल भी बनेंगे। अच्छा तो ये एक एंगल हुआ और ये दूसरा एंगल हुआ। अब मुझे एक बात बताओ फटाफट, ये वाला जो एंगल है, तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रा कर दूँ, ये मैं सिचुएशन ड्रा करूँ, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, मुझे बता दो इक्वल होता है कि नहीं होता है। भाई ये जो एंगल है दोनों एक दूसरे के, देखिए ये वाला एंगल, सॉरी, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है एक दूसरे के इक्वल होता है कि नहीं होता, अल्टरनेट एंगल्स हैं, इक्वल होंगे ही होंगे। तो जब ये एंगल इक्वल होंगे तो फिर यहाँ पे इक्वल क्यों नहीं होंगे, यहाँ पे भी इक्वल होंगे, मतलब ये जो एंगल आर है ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे भी मैं रख रहा हूँ आर, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, कहीं पे आपको लिखा मिल जाएगा I1 I2 R1 R2, मैं इतना कुछ झंझट नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल I और R, और ये R के ये बराबर है, तो मैं यहां पे भी क्या लिख रहा हूं, R लिख रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, एक ये तो कौन सा एंगल हो गया, नॉर्मल के और इंसिडेंट। अब ये रिफ्लेक्टेड रे है, पर इस सरफेस के लिए CD सरफेस के लिए ये क्या है, इंसिडेंट रे है कि नहीं है। तो इनके बीच जो एंगल बना ये हो गया आपका R, हमने इसको क्योंकि ऊपर वाला R है तो ये भी R होगा, सिंपल सी बात है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। अच्छा अब इसके बाद ये वाला जो एंगल है इसको मैं लिख रहा हूं एंगल E, क्या लिख रहा हूं, एंगल E। ये सर E क्यों लिख दिया, ये है आपका एंगल ऑफ इमरजेंट, और इसी के लिए हमने सारा खेल किया है, क्योंकि हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, देखो ये वाला जो एंगल I है ना, ये वाला एंगल I है, ये वाला इस इमरजेंट एंगल के इक्वल होता है, और ये इक्वल होता ही है, प्रूव करने की वाली भी कोई बात नहीं है, पर फिर भी हम स्नेल्स लॉ जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे बता देंगे कि ये इक्वल है। ठीक है, पर देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल, देखिए इस एंगल की बात कर रहा हूँ I की, और इस एंगल की बात कर रहा हूँ E की, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाजत दो तो मैं क्या करूँ, नेम लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको मैं नेम दे देता हूँ N, और इसको लिख देता हूँ N डैश, इसको मैं दे देता हूँ O और O डैश, इसको ABCD दे ही रखा है हमने पहले, इसको मैं दे रहा हूँ यहाँ से इंसिडेंट रे को PQ। ठीक है, और उसके बाद इसको दे देता हूँ यहाँ पे QR, और उसके बाद इसको दे देता हूँ RS, और इसको दे देता हूँ RSP, इसको यहाँ पे P दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने नेम दे दिए, वरना सारे बच्चे कह देते सर आपने नेम तो दिए ही नहीं, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है जो फॉलो करना होता है हमें भी, तो नेम सारे दे देते हैं हमने, वरना एग्जाम के अंदर आप भी ऐसे ही छोड़ के आ जाते कि सर ने बताया था तो हम क्यों नेम दें, सर ने दिए नहीं थे। अब इसके बाद देखिए हमें इस एंगल I को और इस एंगल E को, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एंगल ऑफ इमरजेंट, और ये जो रे है इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस है, और ये रे है वो कौन सी है, देखिए ये तो रिफ्लेक्टेड रे है, और इसको मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, इमरजेंट रे। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे इमरजेंट रे, ये इमरजेंट रे है। अच्छा ये एक्चुअल डायरेक्शन थी कि नहीं थी, भाई ऐसे तो जा रही थी, अब ये देखो ये इसके बिल्कुल पैरेलल जा रही है, कमाल हो गया कि नहीं हो गया। पहले देखो ये रे जहां जा रही थी, इस रे के देखो जानी तो कैसे चाहिए थी, रिफ्रैक्शन हुआ, टेढ़ी हुई थी, पर दोबारा रिफ्रैक्शन होते ही क्या हो गया, कमाल हो गया, क्या हो गया, उसके पैरेलल हो गई। देखो उसके और ये वाली रे और ये वाली रे एक दूसरे के क्या हो गई, पैरेलल हो गई, सेम डायरेक्शन में जाने लगी, सेम डायरेक्शन में जा रही है, देखो जा रही है ना, एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, तो ये कमाल हो गया। और उसी कमाल की वजह से एक और कमाल हो गया, ये जो I एंगल है ये इस एंगल ऑफ इमरजेंस के भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था एंगल ऑफ इमरजेंस के भी इक्वल हो गया, ये कमाल इसी तरह से हुआ है। तो ये जो देखो इन दोनों के बीच डिस्टेंस दिख रही है ना, ये जो आपको दिख रहा है, देखो ये दोनों के बीच ये जो डिस्टेंस है,
ये तो इसकी एक्चुअल डायरेक्शन थी इस इंसिडेंट रे की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे, चलो लिख देते हैं, ये क्या है, ओरिजिनल रे, ओरिजिनल रे, तो डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे, इन दोनों के बीच का ये जो गैप आपको नजर आ रहा है इसी को कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ, आप बता दोगे कि नहीं बता दोगे, द डिस्टेंस बिटवीन या फिर द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इमर्जेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी तो बात है भाई, ये जो जा रही थी इसकी डायरेक्शन और इमर्जेंट रे जो हमारे पास यहां से होते हुए आई, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वही तो क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये कमाल हो चुका, और इस कमाल को मैं थोड़ा सा और अच्छे से कर देता हूं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्नेल्स लॉ, और अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ मैं लिख रहा हूं, देखिए आपके पास क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। पर मुझे थोड़ी सी यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जरूरत पड़ रही है, तो मैं लिख रहा हूं म्यू, यहाँ पे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कई एन से भी कर देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो आप जैसा चाहें कर सकते हैं, म्यू 2 1, मतलब यहाँ पे ये आपका सेकंड मीडियम और ये फर्स्ट मीडियम, मतलब सेकंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम की। चलो रख देता हूँ, देखिए साइन आई अपॉन साइन आर, सेकंड मीडियम कौन सा है बताओ, ग्लास है, तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो म्यू जी अपॉन एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट मीडियम ये है ना एयर, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, म्यू आई, म्यू ए कर देते हैं, चलिए म्यू ए। समझ में आई बात, क्या किया मैंने, सेकंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में फर्स्ट, क्योंकि ये आपका साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, 2 1 होता है, यानी सेकंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके बराबर होता है। अब इसके बाद देखो दूसरी सिचुएशन क्या होगी, ये तो आपके पास एक पॉइंट हो गया, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, देखिए यहां से ये रे आकर के ग्लास से और एयर में गई है, ये देखो एयर ग्लास से आकर के एयर में गई है, तो अब की बार सेकंड मीडियम कौन सा हुआ, एयर, फर्स्ट मीडियम कौन सा हुआ, ग्लास, तो चलिए रख लेते हैं। यहां पे देखो एंगल आर है और ये एंगल ई है, तो यहां पे मैं रख रहा हूं साइन आर अपॉन, देखिए आई था तो वहां पे उसकी जगह इस बार क्या है, आर है, और उसके बाद जो ये आर था इसकी जगह इस बार क्या है, ई है, एंगल ऑफ इमरजेंस है, तो साइन ई रख दिया मैंने। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसको इक्वल रखेंगे किसके, म्यू, अब देखिए सेकंड मीडियम कौन सा है, एयर, तो म्यू ए अपॉन म्यू जी। बड़ी सिंपल सी तो बात है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसमें यहां तक। तो आपको भाई हमने तो सेकंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखी और फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख दी, इतना ही तो किया, पहले वो फर्स्ट था इस बार ये फर्स्ट है, क्या बड़ी बात होगी। उलट दूं इसको, उलट दूं ऐसे, अब इसको क्या कर रहा हूं, मैं उलट रहा हूं, ठीक है, और बिल्कुल किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उलटने पे। तो साइन ई अपॉन कर रहा हूं साइन आर, साइन ई अपॉन साइन आर कर दिया, ई ऊपर चला गया आर नीचे आ गया, तो ये भी तो ऊपर जाएगा, तो म्यू जी अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, म्यू ए, यही तो हुआ। अब मुझे बताओ ये इक्वेशन अगर इसको सेकंड दे दूं, तो एक बात बताओ फटाफट देख के, इक्वेशन फर्स्ट में ये जो आपके पास टर्म है ये इक्वेशन सेकंड की इस टर्म के बराबर है कि नहीं है, मुझे तो लग रहा है, तो आपको भी लग रहा होगा है। तो जब ये इसके बराबर है तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म के बराबर होगी कि नहीं होगी, जरूर होगी, कोई रोक ही नहीं सकता होने से, तो हम इन दोनों को बराबर रख देते हैं। चलिए रख ही देते हैं, जब हमने कह ही दिया है तो मैं यहां पे करूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैं लिख रहा हूं, देखिए ये वाला इसके इक्वल लिख देता हूं, तो हो जाएगा मेरे पास साइन आई अपॉन साइन आर, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास किसकी हो रही है, म्यू, अब देखिए इन दोनों को मैं इक्वल रख सकता हूं ना, तो साइन ई अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, साइन आर, इससे चाहें तो ये कैंसिल आउट कर दें, साइन से साइन कैंसिल आउट कर दें, तो आई इक्वल्स टू बताओ क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यही तो मैं चाहता था और यही आप चाहते थे कि हमारा एंगल आई एंगल ई के इक्वल आ जाए, और हमने वो करके दिखा दिया। एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लो। तो देखिए हमने क्या कहा था कि जो हमारा
एंगल आई होगा, देखिए ये आपका जो एंगल आई होगा ये एंगल ई के बराबर होगा। और हमने क्या किया, साइन से साइन को कट कर दिया, साइन आर से साइन आर को कट कर दिया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। समझ में आई ना बात? तो इसके हमने इक्वल कर दिया, तो ये तो चाहते थे हम। इसके बाद अब देखिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाली बात को हमने थोड़ा बीच में छोड़ दिया था, तो हम उसको थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे। तो उसको थोड़ा, इसका स्क्रीनशॉट तो आप ले चुके होंगे, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं एक बार के लिए। तो अब इसके बाद हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट को जहां से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इमरजेंट रे है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस है, ये ओरिजिनल रे है, दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं। चलिए यहाँ तो ये आई और ई तो ये तो हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या चीज है, इसको देख लेते हैं। ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये भी सुन लो। देखो यहां पे मैं पहला फैक्टर लिख रहा हूं एंगल आई। एंगल आई देख रहे हो कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो भी ज्यादा होगा। मतलब अगर एंगल आई को मैंने बढ़ाया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात? देखो यहां से जितना ज्यादा है ये भी क्या होगा, देखिए ये रे भी उतनी आपके पास इंक्रीज होती हुई। अब यहां से देखिए, यहां से आती तो ये उधर जाती रे, और फिर ये भी क्या होता, ये भी बेंड होकर के इधर पैरेलल होती, तो ये बढ़ जाता ना डिस्प्लेसमेंट। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट सुन लो क्या लिख रहा हूं। दूसरा पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए एन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, म्यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैं यहाँ म्यू से कर रहा हूँ, चाहे तो आप यहाँ पे निट्टा से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगर इसको आपने बढ़ा दिया, देखिए क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इसकी ज़्यादा हुई, ग्लास की मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होती, इंक्रीज कर देते हैं हम इस ग्लास स्लैब की, तो क्या होता है, स्पीड कम हो जाती। और जब स्पीड कम होती तो लाइट की रे क्या होती, और ज़्यादा बैंड हो जाती। और ज़्यादा बैंड होती कि नहीं होती, जितनी स्पीड कम होगी उतनी ही बैंड हो जाएगी। ठीक है, तो जिसके चलते भी जो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ जाता। समझ गए बात? थर्ड पॉइंट यहां पे मैं लिख रहा हूं वेवलेंथ। वेवलेंथ होती है लैम्डा। तो वेवलेंथ को जैसे जैसे हम डिक्रीज करते हैं, वेवलेंथ को जैसे जैसे हम डिक्रीज करते हैं, तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वेवलेंथ को डिक्रीज करोगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, वेवलेंथ को डिक्रीज करोगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। अगर वेवलेंथ को इंक्रीज करोगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। जैसे रेड कलर के लिए होता तो फिर क्या होता, आप देख सकते हैं, अपोजिट कर दो भाई। ब्लू कलर क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा बैंड हो रहा है क्योंकि वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा कम है। रेड कलर सबसे कम बैंड होता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा है। ये जितने भी सिग्नल्स वगैरह होते हैं रेड कलर के बनाए जाते हैं, पढ़ेंगे हम आगे, तो वो दूर तक दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा उस रेड कलर की। वो रेड कलर के इसलिए बनाए जाते हैं सिग्नल्स वगैरह जितने होते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे। और फोर्थ आपका कौन सा है, फोर्थ पॉइंट है थिकनेस। फोर्थ पॉइंट है थिकनेस, और वो थिकनेस है वो किसकी है, ग्लास स्लैब की। ये ग्लास स्लैब की थिकनेस जितनी बढ़ती चली जाएगी उतना ही, देखिए थिकनेस को बढ़ाओगे तो आपके पास जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। थिकनेस जितनी बढ़ाओगे तो इसको टाइम लगेगा दोबारा से यहाँ पे इसका रिफ्रैक्शन होने में रहेगा, तो उससे क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी आपका बढ़ जाएगा। तो ये आपका कुछ कंसेप्ट है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो आज के वीडियो के अंदर हमने देखा लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है और साथ ही रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इस कंसेप्ट में आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखिए, डेफिनेटली मैं आपका रिप्लाई करूंगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।